Good morning students. In today's lecture we will discuss about the state judiciary. In previous lecture we already have discussed about the union judiciary. जो आज का हमारा टॉपिक है वो बेसिकली आपका स्टेट जुडिशरी का टॉपिक है। यूनियन जुडिशरी और स्टेट जुडिशरी में जब हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं दोनों सेम ही होते हैं। अगर क्वालिफिकेशंस की बात करते हैं या फिर बहुत स्लाइटली सा डिफरेंस होता है। जुडिशरी का जो आपका काम करने का पैटर्न है बेसिकली वो सब जगह सेम होता है। जब हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था तो हमने देखा था कि जो रूल ऑफ लॉ है या फिर जितने भी रूल्स हैं आपके सारे कोर्ट्स पे सेम अप्लाई होते हैं। ऐसा नहीं है कि स्टेट का जो है वो अलग रूल फॉलो कर रहा है कोर्ट और जो सुप्रीम कोर्ट है वो अलग रूल्स फॉलो कर रहा है, ऐसा नहीं है। कुछ डिफरेंसेस बिल्कुल होते हैं बट कहीं ना कहीं ये दोनों सेम ही होते हैं। तो आज का जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे स्टेट जुडिशरी। बेसिकली जब हम स्टेट जुडिशरी की बात कर रहे हैं तो स्टेट जुडिशरी में आपके दो पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट जो होता है आपका वो होता है हाई कोर्ट ऑफ स्टेट्स जो होते हैं वो आपका स्टेट जुडिशरी में इंक्लूड किया जाता है। और जो सेकंड पार्ट होता है वो आपका सबऑर्डिनेट कोर्ट्स का होता है। इन दोनों को हम जब हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि पिरामिड फॉर्म में होते हैं, सबसे नीचे का जो वाइट पार्ट होता है वो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं, फिर उसके ऊपर हाई कोर्ट होता है, फिर उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट होता है जो अपेक्स कोर्ट होता है। तो जो नीचे के दो टायर्स हैं हाई कोर्ट का और आपका सबऑर्डिनेट कोर्ट्स का, वो दोनों आपके स्टेट जुडिशरी में ही इंक्लूड किए जाते हैं। तो जो हमारा सिलेबस है वो बेसिकली हमारा सिलेबस सिर्फ हाई कोर्ट को इंक्लूड करता है। तो हम आज के लेक्चर में सिर्फ हाई कोर्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के बारे में हमारे सिलेबस में नहीं दिया गया है तो हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे। तो हम हाई कोर्ट से स्टार्ट करते हैं। जब हाई कोर्ट की बात आती है तो हाई कोर्ट अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन में देखें, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन देखते हो तो कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 6 के चैप्टर 5 में आपका हाई कोर्ट ऑफ स्टेट्स के बारे में प्रोविजंस दिए गए हैं, जिसमें आर्टिकल 214 से लेके और 231 तक 214 से लेके 231 तक जो आर्टिकल्स हैं वो आपका हाई कोर्ट ऑफ स्टेट्स के बारे में बात करते हैं। अब बात आती है कि हाई कोर्ट्स का क्या पैटर्न है हमारे इंडिया में या फिर क्या प्लेस है इंडिया में हमारे हाई कोर्ट्स का। आपको पता है कि इंडिया जो है एक फेडरल स्टेट है, ठीक है, फेडरल स्टेट है जहाँ पे पावर्स डिवाइडेड हैं। जुडिशरी में भी आपने 3 टायर्स बनाए हुए हैं। तो जो सेकंड टायर है, पहला टायर हम पढ़ चुके हैं सबसे ऊपर वाला सुप्रीम कोर्ट, जो सेकंड टायर है वो आपका हाई कोर्ट है। अब हाई कोर्ट की बात आती है तो जब हम बात करते हैं पुराने ब्रिटिश टाइम की बात करते हैं, बेसिकली अगर हिस्ट्री में जाते हैं हम तो उस टाइम क्या होता था, आपके इंडिया में सुप्रीम कोर्ट नहीं होता था। जो आपके हाई कोर्ट हैं उन्हीं को सुप्रीम कोर्ट माना जाता था। ये प्रोविंसेस जो होते थे उन प्रोविंसेस में जो हाई कोर्ट्स बनाए गए हुए थे, उन प्रोविंसेस के जो हाई कोर्ट थे वो ही सुप्रीम कोर्ट माने जाते थे। सुप्रीम कोर्ट का कॉन्सेप्ट तो आपका बहुत बाद में आया है, उससे पहले यही जो कोर्ट्स होते थे इनको ही सुप्रीम कोर्ट की तरह माना जाता था। तो जब हम हिस्ट्री में देखते हैं तो जो आपका हाई कोर्ट है सबसे पहले जो ओरिजिनेट हुआ था वो 1862 में हुआ था। आपका 1862 में आपका बॉम्बे, मद्रास और कैलकाटा में 3 जगह, ये हमारे आपको पता है ये प्रोविंसेस हुआ करते थे उस टाइम। तो इन तीनों प्रोविंसेस में 1862 में सबसे पहले आपका हाई कोर्ट बनाया गया था। उसके बाद जो चौथा आपका हाई कोर्ट बना था वो 1866 में बना था, वो इलाहाबाद में बना था, ठीक है। उसके बाद तो जब हमें इंडिपेंडेंस मिल गई उसके बाद तो हमारा सुप्रीम कोर्ट का आ गया था, तो सुप्रीम कोर्ट हमारा सुप्रीम कोर्ट माना गया था, सेंट्रल में माना गया था। और उसके बाद आपका हाई कोर्ट बनने लग गए थे हर स्टेट में। हाई कोर्ट का बेसिकली क्या कॉन्सेप्ट होता है, हाई कोर्ट ये होता है जैसे आपने पढ़ा यूनियन जुडिशरी होती है। यूनियन जुडिशरी में क्या होता है कि आपका एक सुप्रीम कोर्ट है, पूरे सेंट्रल के लिए है, सुप्रीम पावर उसको जुडिशरी की दी हुई है। वैसे ही हर स्टेट का, जैसे कि हम फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं डिवीजन ऑफ पावर्स का, ऐसे ही मान लीजिए कि हर स्टेट का भी एक पर्टिकुलर आपने कोर्ट बना दिया, ठीक है। हाईएस्ट कोर्ट ऑफ जो स्टेट होता है वो
आपका हाई कोर्ट होता है। जैसे हाईएस्ट कोर्ट आपका कंट्री का जो माना जाता है वो सुप्रीम कोर्ट होता है, वैसे ही हाईएस्ट कोर्ट ऑफ स्टेट की बात अगर हम करते हैं तो वो आपका जो होता है वो आपका हाई कोर्ट होता है। तो इसको हम ऐसे देख लेते हैं कि हाई कोर्ट जो है आपका स्टेट का हाईएस्ट कोर्ट होता है। हर स्टेट में आपका एक हाई कोर्ट होता है। ये आपके जो आपका आर्टिकल 214 है उसमें लिखा गया है कि देयर शैल बी ए हाई कोर्ट, मतलब यहाँ पे हर स्टेट में एक हाई कोर्ट होगा जिसमें एक चीफ जस्टिस होंगे, अदर जजेस होंगे। तो वो लिखा हुआ है हर स्टेट में एक हाई कोर्ट होना ज़रूरी होता है, एक होता ही है। लेकिन क्या हुआ था, अब आपने ये तो कह दिया, आपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया कि हर स्टेट का होगा, लेकिन जो 7th अमेंडमेंट आपका आया था, आपके 7th अमेंडमेंट में ये डिसीजन आया था, 7th अमेंडमेंट में ये किया गया था कि आपके जो दो या दो से ज़्यादा अगर स्टेट्स हैं तो उनका एक कॉमन हाई कोर्ट भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि अगर मान लीजिए कि किसी स्टेट में नहीं है हाई कोर्ट तो वहाँ पे बनाना पड़ेगा, नहीं, ऐसा भी है। ये पावर दे दी गई है कि आप दो से अगर स्टेट्स हैं तो उनमें एक हाई कोर्ट भी बना सकते हैं। ये आपका 7th अमेंडमेंट जो है उससे डिसीजन आया था कॉमन हाई कोर्ट का। अब बात करते हैं हम कि जब हम 214 को पढ़ते हैं तो उसमें लिखा गया है कि, या फिर हम कॉमन लैंग्वेज में भी देखते हैं तो कॉमन लैंग्वेज में क्या होता है, जब आप पढ़ते हो, हमने पढ़ा था 124 पढ़ा था, सुप्रीम कोर्ट का हमने पढ़ा था। तो सुप्रीम कोर्ट का जब आप पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था कि क्या हो रहा है कि देयर शैल बी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, हमने पढ़ा कि एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। ठीक है, अब जब हम हाई कोर्ट के प्रोविजंस पढ़ रहे हैं तो हाई कोर्ट के प्रोविजंस में हम जब पढ़ेंगे तो वहाँ जब पढ़ेंगे हम तो वहाँ लिखा रहता है कि चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ दिस स्टेट। ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ राजस्थान। ठीक है, तो ऐसे लिखा होता है। तो यहाँ पे हमने ऐसे क्यों नहीं लिखा, जब हमने चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की बात की तो हमने ये नहीं लिखा कि चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, नहीं, हमने लिखा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और जब हम हाई कोर्ट के जज की बात कर रहे हैं तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ राजस्थान, चीफ जस्टिस ऑफ यूपी, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन हमने लिखा कि चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ राजस्थान। तो ये लिखा जाता है बेसिकली। तो ये डिफरेंस क्यों है, ये बहुत जनरल सी टर्म्स होती है, हम पढ़ते हैं लेकिन हम कभी सोचते नहीं है कि हमने पढ़ लिया, हम सब लोग यूज़ भी करते हैं डेली, ये वर्ड्स यूज़ करते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ जयपुर है, तो हम ये लैंग्वेज यूज़ करते हैं, लेकिन हम कभी ध्यान नहीं देते कि भाई क्यों है ये डिफरेंस, हमने वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट वर्ड यूज़ क्यों नहीं किया है और यहाँ पे हमने हाई कोर्ट वर्ड को क्यों यूज़ किया है। तो बेसिकली अगर हम इसके रीज़न में जाते हैं तो क्या होता है, रीज़न वही है, आपका जो इंडिया है वो फेडरल स्टेट है। ठीक है, फेडरलिज्म है, और जो आपका सुप्रीम कोर्ट है उसको जुडिशरी में सबसे सुप्रीम पावर्स दी गई हैं। फेडरलिज्म में क्या होता है, जो यूनियन होती है बेसिकली उसको मतलब वो उसको ज़्यादा पावर्स दी गई हैं आपके स्टेट के कंपैरेटिवली। ठीक है, इसी तरीके से आपका सुप्रीम कोर्ट को भी आप मान के चल सकते हो। दूसरा क्या है कि सुप्रीम कोर्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो इंटीग्रिटी को मेंटेन करे, सॉवरेनिटी को मेंटेन करे, आपकी कंट्री की डिग्निटी को मेंटेन करे। तो ये जो पावर्स, जो आपका बेसिक स्ट्रक्चर है, जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है, उसको उसके कस्टोडियन की अगर बात करें तो वो सुप्रीम कोर्ट है। उस फेडरलिज्म के प्रिंसिपल की वजह से, वही फेडरलिज्म का प्रिंसिपल है जिसकी वजह से हमने ये नहीं कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहते हैं हम इसलिए क्योंकि वो एक बहुत बड़ा एक पोस्ट होल्ड करते हैं। आपको पता है कि एग्जीक्यूटिव हेड जो होते हैं हमारे प्रेसिडेंट होते हैं, उसके बाद जो प्लेस आता है वो आपके चीफ जस्टिस का ही आता है। तो वो एक तरीके से आपकी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं।
ठीक है, जब वो आपकी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए हमने उनके नेम में भी सुप्रीम कोर्ट मेंशन नहीं किया, हमने सिर्फ इंडिया वर्ड को यूज़ किया है। आपके जो जजेस हाई कोर्ट के होते हैं वो आपके स्टेट के हाई कोर्ट को ही रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसलिए हमने हाई कोर्ट ऑफ स्टेट लिखा है। हमने वहाँ पे हाई कोर्ट ऑफ हमने सीधे ये नहीं लिख दिया कि चीफ जस्टिस ऑफ राजस्थान, इसलिए यहाँ पे ये थोड़ा स्लाइटली सा डिफरेंस होता है। तो ये बात हो गई आपकी कि ये थोड़ा बेसिक है आपके हाई कोर्ट से रिलेटेड। अब हम बात करते हैं, अब हम थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस पे आ जाते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में भाई आपके हाई कोर्ट से रिलेटेड क्या प्रोविजन दिए गए। हम ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट पढ़ चुके हैं, और जैसे लेक्चर स्टार्ट होते ही मैंने कहा था कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों के बीच में, तो पूरा प्रोविजंस पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। आज जो लेक्चर है हाई कोर्ट का, उसमें हम कंपैरेटिवली स्टडी करेंगे, ठीक है। हाई कोर्ट का और सुप्रीम कोर्ट का जो प्रोविजंस हैं वो ऑलमोस्ट सेम होते हैं, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। तो हम जो आज स्टडी करेंगे अपनी लेक्चर में वो कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। कंपैरेटिवली का मेरा मतलब ये है कि ऑलरेडी हम सुप्रीम कोर्ट पूरा कवर कर चुके हैं, हाई कोर्ट के हम सिर्फ वो प्रोविजंस पढ़ेंगे जो सुप्रीम कोर्ट से थोड़े डिफरेंट है। बाकी जो सारा सुप्रीम कोर्ट है एज इट इज़ आपका हाई कोर्ट भी वैसे ही काम करता है। तो हम सबसे पहले अपॉइंटमेंट से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का अपॉइंटमेंट हमने पढ़ लिया था कि जजेस कैसे अपॉइंट होते हैं, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, कंसल्टेशन से अपॉइंट करते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस एंड हाई कोर्ट के जजेस की कंसल्टेशन होता है। तो कुछ कुछ ये ही पैटर्न जो है आपका हाई कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट में भी फॉलो किया जाता है, ठीक है। वही 3 केसेस जो हमने सुप्रीम कोर्ट में पढ़े थे, फर्स्ट जजेस केस पढ़ा था, सेकंड जजेस केस पढ़ा था, थर्ड जजेस केस पढ़ा था, सेम वही जो पैटर्न है वो आपका हाई कोर्ट में भी अप्लाई होता है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे थोड़ा सा फ़र्क होता है। वो फ़र्क क्या होता है, जब हम सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के अपॉइंटमेंट की बात कर रहे थे तो वहाँ प्रेसिडेंट जो है वो कंसल्ट कर रहे थे अदर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। अब जब हम हाई कोर्ट के जज की बात कर रहे हैं, चीफ जस्टिस की बात कर रहे हैं, हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनका अपॉइंटमेंट, अब हम पता है जनरली हम क्या सोचते हैं, हमारे दिमाग में आता है कि यार हमने यूनियन एग्जीक्यूटिव पढ़ा था और हमने स्टेट एग्जीक्यूटिव पढ़ा था, तो यूनियन एग्जीक्यूटिव में तो हमने प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ा था और स्टेट एग्जीक्यूटिव में हमने गवर्नर के बारे में पढ़ा था, और हमने वहाँ पे भी ये भी पढ़ा था कि प्रेसिडेंट जो है वो एग्जीक्यूटिव पोस्ट को वो ही अपॉइंट करते हैं। तो हमारे दिमाग में कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो आपकी हाई कोर्ट के जजेस हैं उनको गवर्नर अपॉइंट करते हैं, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है। लेकिन यहाँ पे आप बिल्कुल मतलब अपना कंफ्यूजन क्लियर कर लीजिए, हाई कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट गवर्नर नहीं करते हैं, हाई कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट भी आपके जो हैं वो प्रेसिडेंट करते हैं। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। गवर्नर कंसल्ट देते हैं, वो कंसल्टेशन पे काम करते हैं प्रेसिडेंट उनके, लेकिन अपॉइंटमेंट जो है हाई कोर्ट के जजेस का, चाहे वो चीफ जस्टिस हो चाहे वो अदर जजेस हो, दोनों का अपॉइंटमेंट आपके प्रेसिडेंट ही करते हैं, ठीक है। ये क्लियर है। अब बात आ गई आपके चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट की। जो आपके चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट है उनका अपॉइंटमेंट जो होता है वो प्रेसिडेंट करते हैं, किसके कंसल्टेशन पे करते हैं, आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के कंसल्टेशन पे करते हैं और प्लस आपके गवर्नर के कंसल्टेशन पे करते हैं। तो जो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट अपॉइंट होंगे वो 3 लोगों के कंसल्टेशन से अपॉइंट होंगे। आपका प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे, CJI का कंसल्टेशन होगा और आपका गवर्नर का कंसल्टेशन होगा। तो ये 3 लोग हैं जो उनका अपॉइंटमेंट करते हैं। हम बात करें चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट की। अदर जजेस की जब हम बात करते हैं तो अदर जजेस जो आपके हाई कोर्ट के अपॉइंट किए जाते हैं वो आपके जो अपॉइंट करते हैं वो आपके प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, और किसकी कंसल्टेशन पे करते हैं,
वो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, जिस हाई कोर्ट के अदर जजेस आप अपॉइंट कर रहे हो, प्रेसिडेंट उस हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनसे कंसल्ट करते हैं और उनके कंसल्टेशन पे इनको अपॉइंट किया जाता है। तो ये थोड़ा सा ही डिफरेंस है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में, अदरवाइज सेम प्रोसीजर ही फॉलो किया जाता है। अब यहाँ पे भी हम बार बार एक ही वर्ड यूज़ कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी हमने कंसल्टेशन का वर्ड यूज़ किया जा रहा है। कंसल्टेशन का मीनिंग हमने सुप्रीम कोर्ट में भी पढ़ा था कि क्या होता है, फर्स्ट जजेस केसेस, सेकंड जजेस केसेस, थर्ड जजेस केसेस। तो इसमें भी तो वही सेम जो वो केस का डिसीजन है वही है आपका। जब अपॉइंटमेंट की बात आती है जजेस की, चीफ जस्टिस की मान लीजिए आप, तो कॉलेजियम सिस्टम ही यूज़ किया जाता है, जैसे कि आपका वहाँ हो रहा था। इसमें भी जो सेकंड जजेस केस आया था, बेसिकली आपका सेकंड जजेस केस में ये डिसीजन आया था कि जो भाई आपका अपॉइंट कर रहे हो, तो जैसे मान लो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट अपॉइंट कर रहे हो आप, अब हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अपॉइंट कर रहे हो, तो उस केस में ये डिसीजन आ गया कि जो कंसल्टेशन है उसमें जो CJI हैं उनका ओपिनियन जो है वो मैटर करता है, ठीक है। अगर उन्होंने ओपिनियन दिया है, उन्होंने जो कहा है वही माना जाएगा, वही कंसल्टेशन है। फिर इस डिसीजन को जो थर्ड जजेस केस है उसमें थोड़ा रिवर्स कर दिया गया था, और थर्ड जजेस केस में फिर वो कॉलेजियम की बात हुई थी, और वहाँ पे हुआ था कि CJI का जो अलोन कंसल्ट है या फिर उनका अलोन जो ओपिनियन है वो मैटर नहीं करता है। वहाँ पे CJI प्लस 2 सीनियर मोस्ट जजेस होने चाहिए, उनका कंसल्टेशन जो है वो मैटर करता है। तो ये सेम चीज़ें जो आपने सुप्रीम कोर्ट में पढ़ी थी वो हाई कोर्ट में भी आपके एप्लीकेबल होती है। फिर उसके बाद जो हमने पढ़ा था 99th अमेंडमेंट से आपका नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन की बात हुई थी, ठीक है। उसमें आपने 6 लोगों के मेंबरशिप बनाई थी कि 6 मेंबर्स होंगे, वो अपॉइंटमेंट करेंगे। तो वो हाई कोर्ट में भी था कि हाई कोर्ट में भी जजेस का अपॉइंटमेंट वैसे ही होगा। फिर 99th अमेंडमेंट से वो आया था, फिर 2015 में उसको जो आपके सुप्रीम कोर्ट हैं उन्होंने अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल दिया था। फिर उसके बाद हम जो है वो कॉलेजियम सिस्टम ही फॉलो कर रहे हैं जजेस के अपॉइंटमेंट में। तो ये आपका जो हाई कोर्ट के जजेस हैं उनके अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर हो जाता है कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा सेम आपका सुप्रीम कोर्ट जैसा ही, कन्फ्यूज़न की कोई ज़रूरत ही नहीं है, कोई बात ही नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं, हम कंपैरेटिवली बात करेंगे, तो हम स्टार्ट करते हैं आपकी क्वालिफिकेशन से, ठीक है। जब क्वालिफिकेशंस की बात आती है तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की क्वालिफिकेशंस की जब बात आ रही थी, तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की क्वालिफिकेशन और आपके हाई कोर्ट के जजेस की क्वालिफिकेशन में सिर्फ एक डिफरेंस है, ठीक है। वो डिफरेंस मैं बाद में बताऊंगी, अभी मैं आपको क्वालिफिकेशंस बताती हूँ, ठीक है। जब आपके सुप्रीम कोर्ट के जज की क्वालिफिकेशन की बात आती है तो उसमें बेसिकली क्या होता है, आपका सुप्रीम कोर्ट के जज की क्वालिफिकेशन में सबसे पहले तो वो सिटीज़न ऑफ इंडिया होने चाहिए, ठीक है। दूसरा उसमें लिखा हुआ है कि या तो वो दूसरी क्वालिफिकेशन है 5 साल की उनको किसी हाई कोर्ट में जजेस की एक्सपीरियंस होना चाहिए, मतलब वो किसी भी हाई कोर्ट में 5 साल के लिए जज रह चुके होने चाहिए, या फिर 10 साल की उन्हें किसी हाई कोर्ट में एडवोकेट की तरह प्रैक्टिस करने की एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो आपकी सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए होती है। सिटीज़न होने चाहिए और 5 साल या तो वो जज रहे हैं किसी हाई कोर्ट के, अगर वो जज नहीं रहे हैं तो कम से कम 10 साल तक वो एज ए एडवोकेट किसी हाई कोर्ट में उन्होंने काम किया है, ठीक है। ये आपकी बात हो गई सुप्रीम कोर्ट के जज के क्वालिफिकेशन की। अब हम आते हैं हाई कोर्ट के जज की क्वालिफिकेशन के ऊपर, ठीक है। हाई कोर्ट के जज में भी सेम यही चीज़ होती है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। क्या होता है, सिटीज़न ऑफ इंडिया होने चाहिए, दूसरा वो 10 साल किसी जूरिस्ट की पोस्ट पे रहे होने चाहिए टेरिटोरी ऑफ इंडिया में, ठीक है। 10 साल का एज ए मतलब कोई जुडिशियल वर्क करने का उनका एक्सपीरियंस रहा होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि वो मतलब प्रैक्टिस में ही हो, मतलब जुडिशियल डिसीजन लेने से रिलेटेड उनका कोई वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए 10 साल का, या फिर 10 साल का उन्हें एज ए एडवोकेट काम करने का एक्सपीरियंस होना
चाहिए। तो ये जो है सेम ही है आपकी सुप्रीम कोर्ट के जजेस से रिलेटेड, बस एक डिफरेंस है कि वहाँ पे आपने लिखा था कि 5 साल का उनको अगर जज का एक्सपीरियंस है हाई कोर्ट का तो आप सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकते हो, जो आपके हाई कोर्ट में नहीं है। अब जो सबसे मेजर डिफरेंस है दोनों क्वालिफिकेशन में, वो सबसे मेजर डिफरेंस क्या होता है, वो ये होता है कि आपके जब सुप्रीम कोर्ट के जजेस की बात करते हैं, हम उनकी क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, तो उसमें एक पॉइंट लिखा हुआ है, अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि ये पर्सन डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट है, तो वो उस पर्सन को भी सुप्रीम कोर्ट का जज अपॉइंट कर सकते हैं। ये आपके प्रेसिडेंट को पावर दी गई है। अब डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट क्या होता है? डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट का मैं एग्जांपल देती हूँ। मान लो मैं टीचर हूँ, ठीक है, मैं लॉ पढ़ा रही हूँ, मुझे लॉ पढ़ाते पढ़ाते 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, मेरा एक्सपीरियंस बहुत है और मुझे एक्सपोजर बहुत है लॉ का, ठीक है, लॉ का बहुत अच्छा नॉलेज रखती हूँ मैं, और मैंने रिसर्च भी बहुत की है लॉ के फील्ड में, और बहुत मतलब रिनोन पर्सनालिटी हूँ मैं लॉ की फील्ड में, ठीक है। तो अगर आपके प्रेसिडेंट को लगता है कि मैं उस पोस्ट के साथ जस्टिस कर सकती हूँ, मैं प्रैक्टिसिंग एडवोकेट नहीं हूँ, मैं किसी हाई कोर्ट की जज नहीं हूँ, बट एक डिस्टिंग्विश्ड हूँ, ठीक है, मुझे लॉ का नॉलेज है, अगर उनको लगता है कि मैं सुप्रीम कोर्ट के जज की पोस्ट के साथ जस्टिस कर सकती हूँ, तो वो मुझे भी सुप्रीम कोर्ट का जज बना सकते हैं। ये आपके प्रेसिडेंट के पास पावर होती है। तो ये जो एक डिफरेंस है क्वालिफिकेशन में हाई कोर्ट के और सुप्रीम के कोर्ट के, ये सबसे मेजर डिफरेंस आपका होता है, ठीक है। तो ये बात हो गई इनके क्वालिफिकेशंस की। अब बात आती है आपके ओथ की, ठीक है। ओथ में वही है, आपकी जो चीफ जस्टिस हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, उनको जो ओथ दिलाते हैं वो आपके प्रेसिडेंट दिलाते हैं, और जो आपके हाई कोर्ट के जजेस हैं उनको आपकी जो ओथ हैं वो आपके गवर्नर दिलाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये मत बोलने लग जाना कि वहाँ पे अपॉइंटमेंट तो प्रेसिडेंट कर रहे हैं तो ओथ प्रेसिडेंट क्यों नहीं दिला रहे हैं। ओथ आपके गवर्नर ही दिलाते हैं इनको, प्रेसिडेंट ओथ नहीं दिलाते हैं। कंफ्यूज होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो हाई कोर्ट के जजेस हैं उनकी ओथ गवर्नर दिलाते हैं, ठीक है। अब बात आती है टेन्योर की। टेन्योर की अगर जजेस की बात आती है, या तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की बात आती है या हाई कोर्ट के जजेस की बात आती है, तो टेन्योर में आपके कॉन्स्टिट्यूशन में कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं लिखी गई है। लाइक मतलब आपने लिमिट लिख दी कि जो आपके लोकसभा के मेंबर्स हैं वो 5 साल के लिए अपॉइंट होंगे, ऐसा आपने कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं डिफाइन की है आपके कॉन्स्टिट्यूशन में कि ये 5 साल के लिए अपॉइंट होंगे, ये 3 साल के लिए अपॉइंट, ऐसा कोई लिमिट नहीं है, बट आपने एज बता दी है, ठीक है। जैसे सुप्रीम कोर्ट में आपकी जो जस्टिस होते हैं, जो जजेस होते हैं, उनकी जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो 65 होती है, ठीक है। आपके सुप्रीम कोर्ट में 65 होती है, और आपके हाई कोर्ट में जो आपकी एज लिमिट है वो 62 होती है। ये दोनों का डिफरेंस होता है कि सुप्रीम कोर्ट का जज 65 ईयर्स तक रह सकते हो, और आपके हाई कोर्ट का जज है वो आप 62 ईयर्स तक ही रह सकते हो, ठीक है। अब बात आती है ज्यूरिसडिक्शन और पावर्स, हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम पढ़ते हैं ट्रांसफ़र की बात। आपका क्या होता है, हाई कोर्ट में क्या होता है, प्रेसिडेंट के पास ये पावर होती है कि मान लो जयपुर में हाई कोर्ट है, वहाँ पे कोई जज हैं, उनके पास ये पावर है कि वो यहाँ के जज को ट्रांसफ़र किसी और हाई कोर्ट में कर दें, मान लो दिल्ली हाई कोर्ट में कर दे, तो ये प्रेसिडेंट के पास आपकी पावर होती है कि वो जज को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेकिन जब ये प्रेसिडेंट ये करते हैं तो भी वो सीजीआई का कंसल्टेशन लेते हैं, और उनके कंसल्टेशन पे ही ये किया जाता है कि हाई कोर्ट के जज को एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। दूसरा एक चीज़ होती है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके हाई कोर्ट के जजेस की अगर हम बात करते हैं, हाई कोर्ट के जजेस में ये लिखा हुआ है कि जो हाई कोर्ट के जजेस हैं वो प्रैक्टिस नहीं कर सकते,
लिमिट्स बता दी गई हैं। अब वो लिमिट्स क्या बता दी गई हैं, मान लो कोई राजस्थान हाई कोर्ट में जो अपना जयपुर में हाई कोर्ट है उसमें कोई जज हैं, वो इस कोर्ट में जज रहे हैं, तो ये बता दिया कि वो जज थे इस कोर्ट के, तो अब वो जो जज हैं वो राजस्थान हाई कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं कर सकते, ठीक है। जिस कोर्ट के वो जज रह चुके हैं उस कोर्ट में वो कभी प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकते हैं। जज रहे थे उसके बाद रिटायर हो गया जो भी है, तो वो सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकते हैं, और अदर स्टेट्स के जो हाई कोर्ट्स हैं उनमें भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। वहीं प्रैक्टिस नहीं कर सकते जहाँ के वो जज रह चुके हैं। तो ये आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, रेलिवेंट क्वेश्चन है कि आप प्रैक्टिस करने के लिए एलिजिबल होते हो कि नहीं होते हो जब आप हाई कोर्ट के जज रह चुके होते हो। तो इसका यही आंसर है कि उस कोर्ट को छोड़ के आप सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हो, दूसरे हाई कोर्ट्स में भी कर सकते हो। अब बात आती है आपकी ज्यूरिसडिक्शन एंड पावर्स की, ठीक है। ज्यूरिसडिक्शन और पावर्स हमने सुप्रीम कोर्ट में भी पढ़ा था। तो जब हमने सुप्रीम कोर्ट में पढ़ा था तो हमने उनको पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था। कौन कौन से पार्ट्स डिवाइड किए थे? ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन, एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन, रिट ज्यूरिसडिक्शन, ये हमने डिवाइड किए थे अपने। सेम यही जो ज्यूरिसडिक्शन है आपके हाई कोर्ट में भी चलते हैं, सेम वही प्रोसीजर चलता है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का सेम यही चलता है, जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट भी आपके हाई कोर्ट में चलता है। अब हम बात करेंगे कि ठीक है ज्यूरिसडिक्शन तो बता दिया आपने, एक्सटेंट ऑफ पावर तो आपने बता दिया कि आपने कि ठीक है ये ओरिजिनल है ये। अब हम पढ़ लेते हैं कि डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में, ठीक है। पावर्स तो सेम, ज्यूरिसडिक्शन तो सेम ही है, ओरिजिनल इनकी भी है उनकी भी है, एडवाइजरी इनकी भी है उनकी भी है। तो ये अब हम थोड़ा सा डिफरेंस पढ़ लेते हैं। तो हम ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन से स्टार्ट करते हैं। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में जब हमने सुप्रीम कोर्ट की बात करी थी तो सुप्रीम कोर्ट में हमने पढ़ा था कि उनका जो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन होता है वो स्टेट वर्सेस स्टेट, सेंट्रल वर्सेस स्टेट के जो मैटर्स होते हैं उनसे रिलेटेड होता है, ठीक है। आपके जो स्टेट से रिलेटेड मैटर्स हैं उनका ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन आपका सुप्रीम कोर्ट के पास होता है। दूसरा आपके वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स में आपका जो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन होता है वो सुप्रीम कोर्ट का होता है। हमने वहाँ पे दो चीज़ें पढ़ी थी। अब जब बात आती है आपकी हाई कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन की, हाई कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन की अगर ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन की हम बात करें, लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था, मैंने आपको पहले आपका जो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन सुप्रीम कोर्ट का बताने से पहले इफ़ यू रिमेंबर मैंने बताया था कि जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं, कोई भी क्रिमिनल मैटर होता है उनका ओरिजिनल जो ज्यूरिसडिक्शन होता है वो आपका सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में होता है। क्रिमिनल मैटर सबसे पहले आपका सबऑर्डिनेट कोर्ट में ही जाता है। फिर आती है बात आपकी सिविल मैटर्स की। तो सिविल मैटर में मैंने बताया था आपका कि आप हाई कोर्ट में भी जा सकते हो और आपके सबऑर्डिनेट कोर्ट में भी जा सकते हो, आप डायरेक्टली हाई कोर्ट में भी जा सकते हो सिविल मैटर से रिलेटेड। तो क्लियर है, मतलब बिल्कुल क्लियर है कि अगर हम हाई कोर्ट के ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन की बात करें तो हाई कोर्ट का ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन हम क्या मान के चलेंगे? सिविल मैटर्स, ठीक है। आपके जो भी सिविल मैटर्स हैं सबसे पहले वो हाई कोर्ट में फाइल किए जा सकते हैं, उनकी हियरिंग सबसे पहले हाई कोर्ट में भी हो सकती है। तो हाई कोर्ट का जो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है वो सिविल मैटर्स माना जाता है। प्लस हमने सुप्रीम कोर्ट में पढ़ा था रिट ज्यूरिसडिक्शन, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के पास आर्टिकल 32 में रिट ज्यूरिसडिक्शन था। सेम यही रिट से रिलेटेड, ज्यूरिसडिक्शन से रिलेटेड जो आपकी पावर है वो आपके हाई कोर्ट के पास भी होती है आर्टिकल 226 में, ठीक है। तो रिट ज्यूरिसडिक्शन मतलब रिट से रिलेटेड कोई मैटर है उसका ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन जो है आपका वो हाई कोर्ट के पास भी होता है। अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का कोई वायलेशन हो रहा है तो आप हाई कोर्ट के पास सीधे जा सकते हो। तो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन क्या हो गया आपके हाई कोर्ट का? सिविल मैटर प्लस रिट से रिलेटेड, फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन से रिलेटेड जो मैटर्स हैं डायरेक्टली आपके हाई कोर्ट में फाइल किए जा सकते हैं, ठीक है। अब बात तो आती है आपकी
सेकंड ज्यूरिसडिक्शन की। सेकंड ज्यूरिसडिक्शन हमने सुप्रीम कोर्ट में क्या पढ़ा था, अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन, ठीक है, जहाँ हमने एसएलपी की बात करी थी, स्पेशल लीव पिटीशन की बात करी थी। थोड़ा सा डिफरेंस है आपका हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में तो क्या है कि कुछ पर्टिकुलर मैटर्स ही होते हैं, वहाँ पे एसएलपी होती है। हाई कोर्ट में क्या है कि आपकी सबऑर्डिनेट कोर्ट से जो भी अपील फाइल की जाएगी वो आपके हाई कोर्ट में फाइल की जाती है, ठीक है। और हाई कोर्ट को आपका हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील ऑफ स्टेट माना जाता है, ठीक है। आपके स्टेट में हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील कौन सा होता है, आपका हाई कोर्ट होता है। सबऑर्डिनेट कोर्ट, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, चाहे वो सेशन कोर्ट हो, जो भी कोर्ट है उसके अगेंस्ट में, उसके डिसीजन के अगेंस्ट में जो आपकी अपील है वो आपके हाई कोर्ट में फाइल की जा सकती है, चाहे वो क्रिमिनल मैटर हो, चाहे वो सिविल मैटर हो, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा ब्रॉड है इनका पावर, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के कंपैरेटिवली इनकी पावर्स थोड़ा, इनका जो ज्यूरिसडिक्शन है वो थोड़ा ब्रॉड है, ठीक है, अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन में। तो ये बात हो गई आपके अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन की। अब बात आती है आपकी एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन की, ठीक है। हमने पढ़ा था कि आपके सुप्रीम कोर्ट के पास एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन होती है, ठीक है। आपके हाई कोर्ट के पास कोई भी एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन नहीं होती है, ठीक है। ये आपको हमेशा ये बहुत कंफ्यूज कर देगा, इसलिए आपको ये बिल्कुल ध्यान से याद रखना है कि आपके सुप्रीम कोर्ट के पास ही सिर्फ जो है एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन होती है। प्रेसिडेंशियल रेफरेंस का जो पावर है वो सिर्फ आपका सुप्रीम कोर्ट के पास होता है। प्रेसिडेंट को अगर कोई एडवाइस चाहिए तो वो सुप्रीम कोर्ट से ले सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट को वो देनी होती है। आपका हाई कोर्ट का ऐसा कोई भी पावर नहीं है, ऐसा कोई भी ज्यूरिसडिक्शन नहीं होता है, ठीक है। तो ये जो एक ज्यूरिसडिक्शन है वो दोनों में अलग है कि वहाँ पे वो होता है, यहाँ पे वो नहीं होता है, ठीक है। अब लास्ट आता है आपका रिट ज्यूरिसडिक्शन। रिट ज्यूरिसडिक्शन सेम वही है आपका जो आपका सुप्रीम कोर्ट में था, ठीक है। वो आर्टिकल 32 में था, यहाँ पे हम आर्टिकल 226 में पढ़ते हैं। सेम वही 5 रिट्स की बात होती है, हेबियस कॉर्पस की बात होती है, प्रोहिबिशन की, जो भी आपकी रिट्स हैं सेम वही रिट्स हैं। उन रिट्स, उनके लिए आप रिट फाइल कर सकते हो आपके हाई कोर्ट में, ठीक है। वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट है, अदर मैटर्स भी यहाँ पर इंक्लूड किए गए हैं। तो अगर आपका कोई लीगल राइट का वायलेशन भी हो रहा है, ठीक है, अगर आपके लीगल राइट का कोई वायलेशन हो रहा है तो आप हाई कोर्ट में रिट फाइल कर सकते हो। तो ये बात हो गई आपके ज्यूरिसडिक्शन की, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन की कंपैरेटिवली हमने पढ़ा है। आई होप कि आप लोगों को क्लियर होगा कि दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस होते हैं और क्या सिमिलैरिटी होती है। ये आपको क्लियर हो गया होगा ये कंपैरेटिव स्टडी के बाद। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का जो प्रोविज़न है वो दोनों में सेम ही होता है। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड की वो होती है एविडेंशियरी वैल्यू होती है, और दूसरा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए आप पनिश कर सकते हो। ये दोनों में सेम पावर होती है। तो ये आपका जो हाई कोर्ट से रिलेटेड प्रोविजंस है, सारा आपका स्टेट जुडिशरी है वो यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है वो दोनों कहीं ना कहीं सेम होते हैं। कंपैरेटिव स्टडी है, आप चार्ट बना लीजिए एक, जहाँ पे आप एक साइड हाई कोर्ट लिखिए, एक साइड आप सुप्रीम कोर्ट लिखिए, और पॉइंट्स बना के दोनों के डिफरेंसेस लिख लीजिए ताकि आपको ईजी रहे समझने में और लर्न करने में भी, रिमेंबर करने में भी, मतलब उस रिमाइंड करने में भी उसको ईजी रहता है। तो कंपैरेटिव स्टडी करेंगे तो ईजीली आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इसी पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने कंपैरेटिव स्टडी करके आपको हाई कोर्ट पढ़ाया है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। At St. Wilfrid College of Law, Sector 10, Meera Marg, Madhyam Marg, Jaipur, Rajasthan.